तो फिर आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर बीच 2 टॉपिक जो है आप लोगों के हो चुके हैं। 2 टॉपिक ऑनलाइन में दिया नहीं गया है, तो वह टॉपिक भी जो है आप लोगों को ऑनलाइन में दे दिया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और ये जो पहला चैप्टर है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है, ठीक है। और इसको हर दिन हम इसी तरीके से पढ़ाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। और आप लोगों को कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो है सबसे पहले सेमेस्टर में केवल आप लोगों को MCQ क्वेश्चन करना है, और तालिका वगैरह या फिर रिक्त स्थान जो है इनको भरने के लिए जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को आएंगे, ठीक। या फिर मिलान करने के लिए आता है, उस पर भी एक बार हम पूरी कक्षा हम लेंगे कि केवल क्या कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तालिका किस तरीके से मिलान है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर जब तक हम कंप्लीट ना कर लें तब तक हम क्वेश्चन में कूदेंगे नहीं, क्योंकि जब तक कोई टॉपिक पूरा होगा ही नहीं तो क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा। टॉपिक ही नहीं समझे हैं हम, टॉपिक बिना समझे अगर हम प्रश्न में कूद जाएंगे समझने के लिए या प्रश्न करने बैठ जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, हताश और निराश होकर के बैठ जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो देखो ये इब्न बतूता है, 1304 से लेकर के 1359 के बीच जो है इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और ये भारत किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे इब्न बतूता, वो भी 14वीं शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी में, ठीक है। 14वीं शताब्दी में ये आए थे। और उस समय जो है उस समय वहाँ के जो है भारत के राजा कौन थे, दिल्ली के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1333 में जो है यहाँ पर न्यायाधीश के काम किए हैं, न्यायाधीश के रूप में कार्य किए, ठीक। और उस समय जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर जो है न्यायाधीश के रूप में काम किए। और उसी समय उन्होंने जो है एक रिहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखी। और रिहला नामक यात्रा वृत्तांत में उन्होंने उस समय जो भारत में उन्होंने जो देखा, या फिर दिल्ली सल्तनत में उन्होंने जो कुछ भी देखा है, वहाँ की व्यापार की स्थिति, वहाँ की सामाजिक, वहाँ की धार्मिक, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की प्रशासनिक स्थिति, इन सभी स्थितियों के बारे में उन्होंने वर्णन कहाँ पर किया है, रिहला में। कहाँ पर? रिहला में, ठीक। इसी में जो है उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर जो है पूरी की पूरी अच्छी जानकारी उन्होंने यहाँ पर रिहला में उन्होंने दी है कि उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थितियाँ कैसी थी, वहाँ की प्रशासनिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की सामाजिक और वहाँ की साहित्य कला एवं वास्तुकला कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है रिहला में, ठीक है। ध्यान दो। सबसे पहले ये टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ये सारा का सारा शॉर्ट नोट जो है आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि ये दिल्ली में जो है प्रशासनिक और शासन व्यवस्था के बारे में जो है ये बताते हैं रिहला में, ठीक। सबसे पहला टॉपिक क्या है, केंद्रीकृत शासन। यानी कि यहाँ पर जो शासन था वो क्या था, केंद्रीकृत था। यानी कि केंद्र से जो कोई भी आदेश दिया जाता था, ठीक उसी तरीके से सारे जगहों में शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था लागू हुआ करती थी। ये जो कहेंगे वही जगहों पर जो है सभी जगहों पर वैसे ही चलेगी, ठीक। केंद्रीकृत में क्या था, देखो कठोर नियम थे इनके निर्णय लेने के तरीके। अगर कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया या फिर कोई अगर अपराधी हो तो बड़े कठोर से कठोर दंड दिए जाते थे। और इनके नियम और कानून भी बहुत कठोर हुआ करते थे, ठीक। प्रशासन, न्याय, सैन्य पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में या फिर सैन्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इन तीनों ही जगहों पर मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे कठोर पूर्ण नियंत्रण था कि कोई भी यहाँ से वहाँ तक तनिक भी गलती ना करे। यहाँ तक स्पष्ट है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं न्यायिक प्रणाली। यानी कि यहाँ की न्यायिक प्रणाली क्या थी, क्योंकि यहाँ पर हम प्रशासन से संबंधित बात कर रहे हैं तो प्रशासन में क्या आएगा, पहले केंद्रीकृत शासन था, दूसरा न्यायिक प्रणाली वहाँ की कैसी थी। यानी कि वहाँ की न्याय करने की जो प्रणाली थी, जो लोगों के साथ न्याय किया जाता था, वो न्याय की प्रणाली कैसी थी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो है मुस्लिम धर्मों में एक सरिया होता है, ठीक। ये इस्लामिक कानून के आधार पर ही जो है वहाँ पर न्यायिक प्रणाली चलती थी, ठीक है। और जो कोई भी अगर दोषी हो उनको इसी जो है कानून के मुताबिक बहुत कठोर कड़ा दंड उस व्यक्ति को दिया जाता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यह भी हमें पता चलता है कि यहाँ की न्यायिक प्रणाली क्या थी, बड़ी कठोर थी, ठीक। सेना और प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी सेना क्या थी, बहुत विशाल और क्रूर नीति को अपनाती थी। इनकी सेना क्या थी, बड़ी खूंखार टाइप की इनकी सेना थी। और सीना भी बहुत बड़ा था,
और ये लोग नीति अपना रहे थे विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति का मतलब होता है कि राजा जो है लगातार अपने देश की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करता है। मान लो कि ये इनका देश है, इनके देश के सामने ही जो है सटा हुआ ये राज्य है, ठीक। तो ये विस्तारवादी नीति यानी कि ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपने देश की सीमा को हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दें, ठीक। तो ये क्या करेंगे, दूसरे राज्यों पर या अगल बगल के राज्यों पर हमला करके ये अपने विस्तारवादी नीति का पालन करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि हम दूसरे राज्य पर हमला करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके हम अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, कहीं भी कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक जीवन के ऊपर अगर हम बात करें कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इस राज्य में लोगों की आर्थिक जीवन कैसी थी और वहाँ के राज्यों की जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में यहाँ पर पता चलेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो है इब्न बतूता ने बताया है कि दिल्ली सल्तनत में मुख्य तौर पर कृषि में चावल और गेहूँ, ठीक, इसी के माध्यम से ये लोग व्यापार किया करते थे। खुद खाते भी थे और अगल बगल के राज्य में या फिर कहीं दूसरे राज्यों में जा कर के बेचा भी करते थे। कृषि इनका मुख्य रूप से व्यापार था, ठीक है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो ये सिंचाई में कुएँ और नहर, ठीक, कुएँ और नहर, यानी कि उतनी अच्छी सिंचाई की प्रणाली इनके पास नहीं थी। सिंचाई करनी होती थी या तो कुएँ पे निर्भर हुआ करते थे या तो फिर नहरों पे निर्भर हुआ करते थे, लेकिन ठीक ही ठाक था, उतना ख़राब नहीं था। अब व्यापार की बात करें तो ये लोग व्यापार क्या किया करते थे, ठीक, कौन सी व्यापार, तो देखिए ये लोग मसाले, रत्न, कपास, धातु, इन सभी चीज़ों का व्यापार किया करते थे। वो भी छोटे मोटे व्यापार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है कि अगर हम 14वीं या 15वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उस समय जो है भारत की जो मसाले की जो खेती हुआ करती थी, मसाले का यूरोप में डंका बजता था। यूरोपीय लोग जो थे वो मसाले के भूखे थे, वो भी भारतीय मसालों के। इतनी लत लग गई थी कि वो लोग मसाले के लिए भारत आया करते थे। इसीलिए यहाँ पर जो है मसाले की, रत्न की, कपास की, धातु की जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र की सबसे उत्तम क्वालिटी जो है भारत में ही मिलती थी, ठीक। तो इन सभी चीज़ों का व्यापार केवल आसपास के राज्यों से ही वो नहीं किया करते थे, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि विदेश में भी जाकर के बेचा करते थे। विदेशी लोग भी आया करते थे भारत में इन सभी चीज़ों की क्या करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। तो इनका ये था व्यापार करने का तरीका, ठीक। अब शिल्प और उद्योग की बात करें, शिल्प में आ जाएगा इनका वस्त्र, आभूषण, इन सभी चीज़ों में जो है यहाँ के कारीगर निपुण थे। वस्त्र बनाने की अगर बात हो या फिर अगर कोई आभूषण बनाने की बात हो तो गजब तरीके की ये बनाया करते थे। अब पूरे जो है मशहूर थे ये लोग, ठीक। और ये विदेशों तक फैली हुई थी, खास करके इनका वस्त्र, ठीक, वस्त्र, सूती वस्त्र विदेशों में या खास करके अगर हम बात करें तो यूरोपीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भारत के वस्त्रों की मांग थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आर्थिक जीवन समझ में आ रहा है बाबू, चंचल। शिल्प और उद्योग यानी कि यहाँ देखो, यहाँ पर ये लोग वस्त्र और आभूषण, आभूषण का मतलब होता है कि जो लड़कियाँ हो या फिर जो औरतें हैं जो गहने वगैरह या फिर चैन वगैरह जो कुछ भी पहनती हैं, इन सभी चीज़ों का बनाने का तरीका ये दिल्ली सल्तनत में या फिर उस समय 14वीं शताब्दी में भारत में यहाँ के कारीगर इन सभी चीज़ों को बनाने में काफ़ी निपुण थे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें बनाते थे और ये सारी चीज़ें जो है विदेशों में भी फैली हुई थी कि भाई भारत की ये चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पर बनती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सामाजिक और धार्मिक जीवन पर। यहाँ पर थोड़ी सी जो है समाज जो है जातिवादों में बटा हुआ है। जैसे कि पहले तो पता था ना कि पहले कौन कौन थे, सबसे ऊंचे में ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, ठीक, फिर उसके बाद कौन थे बाबू बताओ, वैश्य थे, फिर उसके बाद शूद्र थे, और समाज में सबसे ऊंचा स्थान केवल और केवल ब्राह्मण का था। जाति के आधार पर केवल जो है ब्राह्मण क्या थे, सर्वोच्च थे, ठीक, और बाकी जितने भी लोग थे सब के सब निम्न थे। यानी कि उस समय समाज जो है जातिवाद पर जो है बटा हुआ था और उस समय समाज की स्थिति लगभग कुछ उतनी ठीक ठाक नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर समाज अगर जातिवाद के आधार पर अगर बटा हुआ हो तो समाज में छुआछूत, ठीक, छुआछूत और एक दूसरे को दबाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की कहानी जो है समाज में चलेगी। कमज़ोर व्यक्तियों को और भी दबा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे धार्मिक की। तो भारत तो भाई विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न जाति के लोग और धर्म का पालन करने वाले लोग रहा करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। खास करके दिल्ली में उस समय जो है हिंदू और जैन
इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। धार्मिक जीवन के बारे में पता चल रहा है। अब बात करेंगे धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को जो है अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण रूप से क्या थी, स्वतंत्रता प्राप्त थी। ठीक, किसी को ऐसा था नहीं उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में, ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग पालन कर सकते हैं, सभी लोग आराम से मिल करके एक भाईचारे के साथ उस समय रहा भी करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है धार्मिक सहिष्णुता को जो है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्योंकि देखो, अगर जब भी कोई राज्य हो, कोई देश हो, अगर धर्म के आधार पर अगर कोई भेदभाव अगर करे तो जाहिर सी बात है कि वो समाज में कभी भी शांति रहेगी नहीं, कभी भी विद्रोह हो जाने की संभावना है। इसीलिए अकबर जैसे महान शासक ने भी क्या किया, उन्होंने धार्मिक मामलों में कोई भी हाथ नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा, जितने भी धर्म के लोग हैं सभी लोग भाई आराम से रहे, किसी के धर्म परिवर्तन पर उन्होंने जोर दिया ही नहीं कभी। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अब बात करेंगे साहित्य कला एवं वास्तुकला के बारे में। साहित्य की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और वहाँ पर जो है फारसी भाषा का साहित्य बहुत चलते थे। फारसी भाषा की अगर बात करें तो दरबार में उनकी जो है फारसी भाषा में कविताएं हो रही हैं, तो कोई कुछ सुना रहा है, ठीक, साहित्य वगैरह वहीं पर सुना रहा है, तो यानी कि फारसी भाषा जो है उनके दरबार में आम बात थी। कविताएं सुनाना या फिर साहित्य लिख करके बताना, ये सारी की सारी बातें क्या थी, आम थी। ठीक, कला और शिल्प की बात करें तो कला और शिल्प भाई मशहूर थे। आभूषण हो, धातु हो, वस्त्र हो, इन सभी चीज़ों को बनाने में तो भाई वो लोग माहिर थे ही भारत में, तभी तो जाकर के विश्व भर में इतने विख्यात थे। यूरोपीय लोग जो है भारत की मसालों के चक्कर में जो है भारत आया करते हैं। वस्त्र के लिए भी जो है लोग भारत आया करते हैं, क्योंकि वो पता है कि यूरोप की मार्केट में, यूरोप के बाज़ार में इन सभी चीज़ों की मांग कितनी अधिक है। और वो लोग करते क्या थे, यहाँ से उठाए 10 में, वहाँ बेचेंगे 100 में, लाभ 10 गुना 20 गुना वहाँ पर जाकर के वसूला करते थे। इसीलिए वो लोग भारत आया करते थे, वस्त्र के लिए खास करके, और किसके लिए बाबू, मसाले के लिए। इन दो चीज़ों के लिए मुख्य रूप से जो है ये भारत आया करते थे, और इन्हीं दो चीज़ों की मांग विश्व भर में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब बात करेंगे वास्तुकला की। मंदिर और मस्जिदों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मंदिर और मस्जिद बनाने की जो कला थी वो सबसे निपुण थी और सबसे बेहतरीन तरीका थी। ठीक, यानी कि बहुत ही अच्छे कारीगरी जो है यहाँ पर देखने की मिली मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। जामा मस्जिद, इतना गजब का मस्जिद जो है इन्हीं के शासनकाल में बना हुआ है। ठीक है, जामा मस्जिद जो है इन्हीं के शासनकाल में बना हुआ है। अब बात करेंगे निष्कर्ष की कि भाई ये सारी चीज़ें पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। सबसे पहली बात कि 14वीं शताब्दी की भारत के बारे में हमें ज्ञान होगा कि उस समय हमारी भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, ठीक, साहित्य कला एवं वास्तुकला कैसी थी। और हमें जो है अपने अतीत के भारत के 14वीं शताब्दी के अतीत के बारे में जो है हम जान पाएंगे कि उस समय की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत देख लो, यही सारा शॉर्ट नोट से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो भाई। ठीक है, और इसी को बार बार रिवीजन करना है। MCQ क्वेश्चन देखो यहीं से मिलेगा, पूछ लिया जाएगा कि भाई इब्न बतूता ने जो है 1304 से 1369 में जो है वहाँ की जो है आर्थिक जीवन में कोई ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा कि सबसे ज़्यादा विख्यात क्या था। मसाले थे, कपास था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये सारी चीज़ें फैली हुई थी। अभी हम MCQ करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। सबसे पहले हमें हर एक टॉपिक को जो है गहराई से अध्ययन करने के बाद तब हम MCQ पे आएंगे कि किस तरीके से MCQ पूछा जाएगा। इसलिए याद रखना, 11th क्लास में आप लोगों ने जो भी ड्रामा किए हैं वो भूल जाइए। 12th में आप लोगों को सही तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, पाठ्यक्रम वैसे भी आसान हो गया है, चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। पहले की तरह उतनी मजबूत नहीं है कि आप लोगों को जो है MCQ के साथ साथ 5 मार्क्स 10 मार्क्स का भी लिखना हो, 8 मार्क्स का। अब तो क्या है कि पहला सेमेस्टर में आप लोगों को केवल MCQ देना है। MCQ देने के बाद सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन देना है। सेंटअप होगा, बोर्ड में आपको दोनों ही देना है ना, MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि इधर भी जो है सारी की सारी तैयारी आपकी हो जाए। फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी यहाँ पर बहुत जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर आपके जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।